हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 2। स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था हमने बेटा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 1 में हमने बेसिक पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। हमने एक नई चीज़ सीखी थी, वो थी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन तो हम लोग जानते ही हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा की वैल्यूज निकालना सीखी थी। आर थीटा से एक्स और वाई निकालना सीखे थे, और एक्स वाई से आर थीटा चेंज करना सीखा था। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया था। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, डिस्टेंस रिलेटेड और डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, कि ट्राइंगल को लेके हम आगे क्या सीखेंगे, क्वाड्रिलेटरल को लेके। तो आज ये वाला पूरा पोर्शन कवर करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन का बिल्कुल बेसिक चल रहा है। स्ट्रेट लाइन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी हम चल रहे हैं केवल और केवल पॉइंट में, कि पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट में पॉइंट दिया होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इस चैप्टर में, उसके ऊपर लेके चल रहे हैं। और मैं बच्चों आपको यहाँ पे एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि जो भी चल रहा है आप उस पर ध्यान ना दें, आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम आपकी स्टडीज़, मतलब आपका एक एक दिन कीमती है। आई एम ऑल्सो जेई क्वालिफाइड स्टूडेंट, तो आपके लिए हमेशा मैंने जब भी 11th-12th में मुझे जो भी मिला पढ़ने के लिए, मैंने हर दिन को जाना कि हर दिन मेरे लिए कीमती है। मैं आस पड़ोस के एनवायरनमेंट पे ध्यान ना दूं और मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस करूं। अगर आपको कोई भी चीज़ पे जहां दिक्कत आए तो आप कांटेक्ट करो कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपकी स्टडीज़, क्योंकि बेटा ये क्रूशियल टाइम कभी दोबारा नहीं आएगा। 11th और 12th ये ऐसे ईयर हैं जो आप ज़िंदगी में कभी कोई कीमत दे के वापस नहीं ला सकते। अगर आप इन दिनों में नहीं पढ़े ना, तो आप जब रिपीट करोगे, बिकॉज क्या होता है ना, मेरे साथ कई स्टूडेंट भी थे पहले, मतलब जो रिपीट करते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा गम यही होता है कि यार 11th-12th में पढ़ लिए होते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो इन सब बातों से दूर हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल फिगर्स के बारे में। जियोमेट्रिकल फिगर में क्या क्या आते हैं, दो टाइप के फिगर की हम बात करेंगे। पहला ट्राइंगल और दूसरा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, पहला नंबर का टॉपिक है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल तो आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो, पर इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं कि ट्राइंगल की फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होती है, कि किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ट्राइंगल बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर आपके पास कोई कंडीशन पूछ ले आपसे, बिकॉज यही क्या है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई कंडीशन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए, या किन्हीं दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। ए बी बी सी ली, आप ए बी ए सी ले लो, तो उसका सम किससे ज़्यादा होना चाहिए, बी सी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ट्राइंगल में सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहला ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल को लेके कंडीशन क्या होती है, अगर मैं कोई ट्राइंगल बना दूं ए बी और सी, तो इक्विलेटरल को लेके कंडीशन क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर एंगल क्यों नहीं बात कर रहे, अरे हमने अभी तक एंगल पढ़ा ही नहीं है। हमने अभी तक, हमें क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको साइड्स निकालो, अगर तीनों सेम आ गई तो इक्विलेटरल। दूसरी आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या बात होती है कि कोई भी दो साइड इक्वल हो, तो हमने सपोज कर लिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, अब बच्चे के दिमाग में ये भी आती है कि यार तीसरा ट्राइंगल, अभी हम किस पे, बी पे बात कर रहे थे और यहाँ सी पे, तो अब बच्चे के दिमाग में एक और पुट होता है कि सर स्केल एंड ट्राइंगल के बारे में भी बताओ। तो स्केल एंड ट्राइंगल के बारे में भी बता देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि तीनों साइड अलग अलग, कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, तो ये क्या होगा, स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक बात। अब इसके बाद बात आती है डी में, राइट एंगल ट्राइंगल।
तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक बात बताओ, राइट एंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक बात। अब लेकिन एक बात बताओ, यहां पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक बात। अब अगर आपको कोई ये दे दे और पूछे कि बताओ कि राइट एंगल कहां पर है, तो एक बात बताओ, इन दोनों में जो कॉमन वर्टेक्स है क्या है? बी है, तो कहां होगा? राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहां होगा? बी पर। आप बना के देख लो भाई। एसी तो क्या है? एसी क्या है? एक एसी क्या है? हाइपोटेनियस। तो ए बी और सी, एसी हाइपोटेनियस आ गया, बी कॉमन आ गया। मतलब आपने एक नई चीज सीखी यहां पे कि जो कॉमन वर्टेक्स है वहां पे क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर मैं आपको ये घुमा के देता, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, अगर अब पूछता तो अब क्या बताते आप? बताओ, देखो कौन सा कॉमन है? कॉमन कौन सा है? सी। तो कहां पर है राइट एंगल? राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। बात समझ में आई बच्चों? यहां तक लिख लो फटाफट, फिर अगले ट्राइंगल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया, अब अगले ट्राइंगल के ऊपर चलते हैं। अगला ट्राइंगल कौन सा है? देखो हमारी डी की बात हो गई, अब बात करते हैं ई के ऊपर। तो एक और ट्राइंगल कौन सा आता है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या होगी? देखो सबकी कंडीशन पढ़ी है आपने, इक्विलेटरल की, आइसोसेलेस की, स्केलन की, राइट एंगल ट्राइंगल की। इसकी कंडीशन क्या होती है? एक तो आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दो साइड इक्वल होनी चाहिए। अब वो भी दो साइड कौन सी होंगी? देखो एक बात बताओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका हाइपोटेनियस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो तो इक्वल हो नहीं सकती, तो बचे परपेंडिकुलर और बेस, यही दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो कॉमन साइड वाला है, जैसे ए बी और बी सी इक्वल है, तो यही दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बची कुची साइड के स्क्वायर के इक्वल। मतलब अगर मैं बात लिखूं तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। क्यों? देखो ए बी और सी, सॉरी ए बी और सी, ठीक बात। क्योंकि क्यों? राइट एंगल कहां होगा? जो कॉमन है। देखो राइट एंगल कहां होगा? जो कॉमन है। ये कहां है? राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। बात समझ में आई आपको कि अगर मैं आपसे राइट एंगल आइसोसेलेस पूछ रहा हूं तो जो दो साइड इक्वल होंगी वही क्या होंगी? परपेंडिकुलर एंड बेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा समझने वाली बात यही है कि जो दो साइड इक्वल होंगी वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर और बेस, बिकॉज थर्ड साइड इज हाइपोटेन्यूस। लिख लो इसे। अब अगर मैं आपको एक बात समझाता हूं कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं हुआ, अगर ट्राइंगल क्या नहीं हुआ? राइट एंगल नहीं हुआ, ठीक बात। कि if triangle is not right angled, if triangle is not right angled, बच्चों क्या नहीं हुआ? राइट एंगल नहीं हुआ, तो हम क्या यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग? अगर मेरे पास ये दे रखा है ए बी और सी, ये काम आने वाली सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, इसके सामने वाली साइड ए, इसके सामने वाली बी और इसके सामने वाली सी। सो कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि cos ए इज इक्वल टू कितना होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, अब अगले ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ट्राइंगल पता नहीं कहां कहां से निकल के आ रहे हैं। अरे भाई होते हैं, ये वो चीजें हैं जो आपके सामने थी 10th तक, लेकिन आपने पढ़ी नहीं। ये वो चीजें हैं, ठीक है।
अब इसके बाद ई तक बात हो गई, तो एफ पे बात करते हैं, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज्ड, क्योंकि जेई इन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है बहुत छोटे छोटे कई बार, क्योंकि वो ये थोड़ा ना निकल पाएगा कि इक्विलेटरल क्या है, आइसोसेलेस क्या है, वो ये पूछेगा ये वाले सवाल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक बात बताओ मेरे को। ऑब्ट्यूज्ड एंगल का मतलब क्या है? एक एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज, मतलब अगर ये एंगल ए है तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री से लेस देन और 90 डिग्री से बड़ा, यही होगी, ठीक है। बिकॉज क्यों? ए क्या है? ऑब्ट्यूज्ड एंगल, ठीक है। तो ए, बी और सी ये क्या हो गए? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल हो गए। अब एक बार बताओ मेरे को, ए कितना है? 90 से 180 के बीच, मतलब किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और आप सभी को पता है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ए क्या होता है? नेगेटिव, मतलब कॉस ए कितना होगा? नेगेटिव होगा। और कॉस ए की वैल्यू क्या दे रखी है? ये तो देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc लेस देन 0 होगा। अब इसको इधर पहुंचा दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या आ गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, इसको इधर ले आए, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि बी क्या होगी? देखो ये कितनी होगी? बी, ये कितनी होगी? ए, और ये कितनी होगी? सी। अब बी कितनी है? ए सी, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी कितनी है? सी कौन सी है? ए बी, ए बी का स्क्वायर लेस देन ए कितनी है? ए कौन सी है बताओ? बी सी का स्क्वायर। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के सम से इक्वल नहीं है, मतलब देखो क्या होता है राइट एंगल में, क्या होता है कि अगर दो साइड का स्क्वायर करें और उसका सम किसके इक्वल आ जाए? तीसरी साइड के स्क्वायर के आ जाए, तो क्या होता है? राइट एंगल। अब मैंने आपको यहां एक नई बात बताई कि अगर आपने दो साइड के स्क्वायर का सम करा, अगर वो थर्ड साइड से क्या आ जाए? छोटा आ जाए, थर्ड साइड के स्क्वायर से क्या आ जाए? छोटा आ जाए, तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा। बात समझ में आई? और अगर ये ग्रेटर आ जाए, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर ये क्या आ जाए? ग्रेटर आ जाए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर आ जाए, बी सी स्क्वायर आ जाए, सॉरी, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये होंगे। अब अगर ये क्या आ जाए? ग्रेटर आ जाए, तो क्या होगा? ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहां से आपने दो तीन चीजें क्या नहीं सीखी कि सबसे पहले क्या पढ़ा था? इक्विलेटरल जो बेसिक है, आइसोसेलेस जो बेसिक है, फिर उसके बाद स्केलेन जो बिल्कुल ही बेसिक है कि भैया तीनों अलग अलग। फिर राइट एंगल में आपने एक नई चीज सीखी, क्या? कि भाई जो वर्टेक्स कॉमन होगा उसी पे क्या होगा? राइट एंगल होगा। फिर आप राइट एंगल आइसोसेलेस पे आए। राइट एंगल आइसोसेलेस में आपने देखा कि जो दो साइड बराबर है वही क्या होंगी? जो दो साइड बराबर है वही क्या होंगी? परपेंडिकुलर एंड बेस। और कॉमन वर्टेक्स पे क्या होगा? राइट एंगल। फिर आपने पढ़ा कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो कैसा होगा भैया? ऐसा होगा, सिंपल। इसमें कॉस ए निकाला, कॉस ए क्या होता है? बी स्क्वायर, कोसाइन फॉर्मूला लगाया। यहां पे कौन सा फॉर्मूला है? ये कोसाइन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा? ये कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला लगाया आपने, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब एक बात देखी हमने कि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि ए पे ऑब्ट्यूज है। जब ए पे ऑब्ट्यूज है तो ए कहाँ होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। मतलब कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ए क्या होता है? कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। जब कॉस नेगेटिव है तो कॉस ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये बात तो पता है। कोसाइन फॉर्मूला लगाया, जब ये नेगेटिव होगा तो इसको इधर ले गए, ये 0 बन गया, इसको इधर ले गए, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन क्या होगा? ए स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लेस देन बी सी का स्क्वायर। अगर ये लेस देन है तो क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। अगर ग्रेटर देन होता तो कैसा होता? एक्यूट। ये दो तीन चीजें आपने बहुत बढ़िया बढ़िया सीखी हैं, ठीक है। यहां तक लिख लो फटाफट। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन करें।
चलो ठीक है, चलो चलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ट्राइंगल मेड बाय ट्राइंगल मेड बाय, अब आपको तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए 0,0, बी √3,1 एंड सी 0,2। अब आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ए क्या है राइट एंगल, बी क्या है इक्विलेटरल, राइट एंगल, बी कौन सा है इक्विलेटरल, सी कौन सा है आइसोसेलस, और डी कौन सा है स्केलर। ठीक बात। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको क्या चीज आती है, आपने अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप जैसे ही आपको ट्राइंगल पूछे तो आप क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो मेरे को नहीं लगता आपको टाइम लगेगा डिस्टेंस निकालने में। क्या दे रखा है, ए 0,0, बी √3,1 एंड सी 0,2। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, ए बी, बी सी और सी ए। क्या निकालोगे, ए बी, बी सी और सी ए। ए बी बताओ कितनी दे रखी है, √3 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3, और 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 1, तो ये कितना हो गया 2। अंडर बी सी 0 माइनस √3 मतलब माइनस √3 का होल स्क्वायर कितना 3, प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, कितना हो गया 2। अंडर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0, प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 2। मतलब क्या आया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो कौन सा हो गया, इक्विलेटरल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो, अभी तक यहां क्या यूज किया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि देखने पे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको ए दे रखा है 3,0, बी दे रखा है आपके पास 3,4 और सी दे रखा है आपके पास 0,4। ठीक है, अब आपके देखने पे ही क्वेश्चन बनेगा। देखो सबसे पहले आपने क्या बनाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले आपने क्या बनाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो पहला पॉइंट 3,0, 3,0 कहां होगा, यहां मान ले ये ए पॉइंट है 3,0। अब देखो 0,4 कहां होगा भाई, y0 x0 है यहां पे होगा, तो सी पॉइंट यहां हो गया 0,4। अब ये कहां होगा 3,4, 3 और 4 यही होगा 3,4। अब आपने क्या किया बच्चों कि देखो इसको मैच कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, ट्राइंगल ए बी और सी। ये बताना है कि कौन सा ट्राइंगल है। अब देखो ये 3,4 है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां है, ये रहा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा। ये कौन सा हो गया 3,0। तो एक बात बताओ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या हो गया 3,0, और ऐसे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां हो गया, यहां, तो ये क्या हो गया 0,4। मतलब ये क्या है, ये कौन सा है 90। क्यों, क्योंकि इधर भी परपेंडिकुलर है इधर भी परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा बन गया 90। ठीक बात। और 90 के बनने के बाद आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ये कितनी है 3,4 से 3, और ये कितनी है 4, तो ये कितनी होगी 5। क्यों, 3 4 5 का तो आपने ट्राइंगल पढ़ ही रखा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया राइट एंगल। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखा आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने से पता लगती है। ठीक बात। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो लिख लो पहले फटाफट। चले, ठीक है।
ठीक है, एक और ट्राइंगल लिखो। ट्राइंगल दे रखा है क्वेश्चन में, वही ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 0,0, बी कितना दे रखा है आपको √3,1 और सी कितना दे रखा है 0,1। आपने वही काम किया, क्या पहले ट्राइंगल बनाया, ये बनाया एक्सिस, ठीक है। अब आपको पहला पॉइंट ए 0,0, 0,0 कहाँ होता है ओरिजिन पे, ए क्या हो गया 0,0, बिकॉज 0,0 कहाँ होगा ओरिजिन पे। अब बताओ सी कहाँ होगा 0,1, यहां होगा, सी कहाँ होगा ये रहा 0,1, ठीक है। अब ये √3,1 कहाँ होगा भाई, 1 तो ये रहा और √3 तो ये कहाँ होगा √3,1, ठीक बात, ये हो गए, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब एक बात समझाओ मेरे को कि इसका ये क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या देगा ये 90, परपेंडिकुलर कितना देगा ये 90। अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये दोनों एंगल भी बताओ, तो आप कैसे बताओगे, आपको पता तो लग गया ये राइट एंगल है, ये कितनी होगी 1 हो गई, ये √3 हो गई, ठीक है, आपको पता तो लग गया ये राइट एंगल है, लेकिन आप कैसे बताओगे दोनों एंगल, एक बार बताओ, √3,1 है, ये कैसे कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इनके पोलर बताओ जरा, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे r, तो r क्या होता है √x² + y², तो 3 + 1 कितना देगा 2, और थीटा कितना होगा tan इनवर्स y तो y कितना है 1/√3, 1/√3 tan थीटा का होता है 30 डिग्री पे, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2, 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या होता है ओरिजिन x एक्सिस से बनाया गया एंगल, मतलब ये 30, तो ये कितना हो गया 60, और ये 60 तो ये कितना हो गया 30। बात समझ में आई कि हम पोलर कोऑर्डिनेट के साथ भी देख सकते हैं कि भैया एंगल क्या बनेंगे, ठीक है। अब ये सब चीजें क्या है देखने से पता लगती हैं, और लेक्चर बाय लेक्चर ही आप समझ पाओगे, मैं सारी स्ट्रेट लाइन तो आपको एक दिन में समझा नहीं सकता, मेरे से अगर आपको जुड़ना है तो आपको लेक्चर बाय लेक्चर वेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको हर लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आपने लेक्चर प्रॉपर देखा है तो, ठीक है। लिख लो फटाफट इसे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ट्राइंगल पूरा हो गया अपना, अब ट्राइंगल में आपने क्या क्या चीजें सीखी, या तो मैं डिस्टेंस के साथ निकालूंगा, या फिर क्या करूंगा मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर बना के मैं पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करके देख सकता हूं कि भैया क्या एंगल बन रहा है, ठीक है, पोलर के साथ देख सकता हूं, और किस चीज के साथ देख सकता हूं मैं। अब ये 90 कैसे पता लगाता, ये 90 मत सोचो, ये पता ही नहीं आपको 90 है, तो आपने ये निकाला, इससे ये निकल गया, ये निकल गया, आप पता चला कि ये क्या है 90, ठीक बात। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ निकाल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने तो बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। चलें अब क्वाड्रिलेटरल की तरफ देखो, अब बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो टॉपिक डालो, क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है आगे स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे पहला आता है स्क्वायर, सबसे पहला क्या आता है स्क्वायर। तो आपने सपोज करो कोई भी स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर है, ठीक बात, ठीक है, समझ लो स्क्वायर ही है, ABCD, ठीक बात। अब स्क्वायर के लिए कंडीशन होना क्या जरूरी है भाई, चारों साइड्स इक्वल, सो AB = BC = CD = AD, मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए, चारों साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल। एंड अब चारों साइड इक्वल होने से तो काम चलेगा नहीं, बिकॉज चारों साइड इक्वल और किस में होती है, एक और बताओ फटाफट, रोम्बस, किसमें होती है रोम्बस में। तो मैंने क्या देखा, एक नई चीज देखी कि अगर इसके डायगोनल कौन कौन से हैं,
डायगोनल कौन कौन सी है, AC एंड BD अगर इक्वल है तो क्या होगा, स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। तो दो कंडीशन हुई, पहली क्या, चारों साइड इक्वल, और दूसरी कंडीशन क्या, डायगोनल इक्वल होने चाहिए। डायगोनल इक्वल होते ही क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, बी, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ऐसे होता है काजू कतली की तरह, खाने में बड़ी स्वादिष्ट। ठीक है, तो काजू कतली की तरह रोम्बस होता है। रोम्बस में क्या चीज होती है भाई, 90 नहीं होते, और क्या होते हैं भाई, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, बट एंगल 90 नहीं होते। ठीक बात। तो अब एक चीज देखो कि मैंने इसके डायगोनल और बना दिए। अगर स्क्वायर के डायगोनल इक्वल है तो इसके डायगोनल क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। पहली कंडीशन क्या, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मतलब चारों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं हम हमारे रेक्टेंगल के ऊपर। तीसरी बात किसके ऊपर करेंगे, रेक्टेंगल के ऊपर। तो एक सपोज करो रेक्टेंगल बना लिया मैंने, ठीक है, नाम दे दिया ABC एंड D। ठीक बात। रेक्टेंगल में क्या होता है, पहली कंडीशन बताओ रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू CD एंड क्या होते हैं, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड इक्वल हो गई। एंड इसके क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होंगे तभी क्या होगा, क्यों, क्योंकि हम एंगल की बात कर ही नहीं सकते, हमको क्या आता है, ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या होती है, डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। इसके बाद क्या आता है बेटा, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को लेके क्या कंडीशन होती है, देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, ये नाम दे दिया मैंने ABCD। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही पैरेललोग्राम की हुई होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो AB इज इक्वल टू CD एंड क्या होगा, AD इज इक्वल टू BC। सबसे पहला काम क्या किया आपने, अपोजिट साइड इक्वल करी। सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, रेक्टेंगल किसका पार्ट है, पैरेललोग्राम का, बट रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। इसमें क्या नहीं होते, डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो क्या आ जाएगा, डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD। ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई पूछे तो अभी तो केवल ये याद करना है, फिर मैं आपको एक एल्गोरिथम बताने वाला हूं कि क्या होता है इन सब के बीच। बिकॉज देखो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, 4 पॉइंट दे दिए, सपोज करना, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, ध्यान से। ठीक है, पहली बात तो आपको कोई 4 पॉइंट दे दिए और आपका आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। लेकिन जेई के पेपर में आपको ऑप्शन में रेक्टेंगल भी दे रखा है। क्या दे रखा है आपको ऑप्शन में, रेक्टेंगल। तो आप स्क्वायर पे टिक नहीं करोगे, आप किस पे करोगे, रेक्टेंगल पे। ध्यान से समझना, यहां थोड़ी दिमाग वाली चीजें कि अगर आपको स्क्वायर, आपको पॉइंट दे रखे और आपका आंसर आ रहा है स्क्वायर, लेकिन आपको उसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन में रेक्टेंगल भी दे रखा है, तो आप किस पे टिक करोगे, रेक्टेंगल पे। बिकॉज आप एक बार बताओ, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, बट सारे रेक्टेंगल क्या नहीं होते, स्क्वायर नहीं होते। ये बहुत काम की चीज है कि एनी स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल, बट एनी रेक्टेंगल कैन नॉट बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि चारों साइड इक्वल नहीं होती रेक्टेंगल में। बट लेकिन क्या होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है। क्यों, अपोजिट साइड तो इक्वल है। तो एक यहां पे एक टॉप पॉइंट लिखना कि स्क्वायर से बड़ा कौन होता है,
स्क्वायर से बड़ी टर्म क्या है? रेक्टेंगल। स्क्वायर से बड़ी टर्म क्या है? रेक्टेंगल। अब एक बात बताओ, रेक्टेंगल से बड़ा क्या है? पैरेललोग्राम। क्यों? ये सब तो उसी के बच्चे हैं, पैरेललोग्राम के। तो रेक्टेंगल से बड़ा क्या हो गया? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम से बड़ा क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम से बड़ा क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी यहां तक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जेई में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाते कि सिंपल दे दिया कि भैया क्या बताओ स्क्वायर होगा, वो भाई ऐसे पूछेगा ही नहीं। उसमें क्या होगा कि आपको दोनों दे रखे होंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल, और पैरेललोग्राम भी दे दिया, तो आप किस पे टिक करोगे? पैरेललोग्राम पे। और इन सब का बाप कौन होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर आपको मैनी ऑफ द चॉइस में आंसर दे रखा है, मतलब आप एक से ज्यादा चॉइस भर सकते हो मल्टीपल चॉइस में, तो आप क्या करोगे? फिर सब पे टिक करोगे। बात समझ में आई? यहां तक लिख लो। तो यहां तक आपको समझ आई गया होगा कि देखो, स्क्वायर से बड़ी टर्म होती है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से बड़ी पैरेललोग्राम, एंड पैरेललोग्राम से बड़ी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ा आपने कि ये जो स्क्वायर है, इसके डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है? कोइंसिडेंट। क्या होता है? कोइंसिडेंट। हम उन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे जिनमें डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है? कोइंसिडेंट। उसके अलावा हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं करेंगे। काइट और ट्रेपेजियम में नहीं होता तो उनके क्वेश्चन भी नहीं आते, क्योंकि अगर 4 पॉइंट मैं दे दूं और आपसे पूछूं ये काइट है या नहीं है, तो वो चीज में मैं क्लियरली आंसर आपको नहीं दे सकता, ठीक है। तो काइट और ट्रेपेजियम केवल मैं आपको नॉलेज दूंगा कि होता क्या है। बाकी जो भी हम आगे बात करने वाले हैं वो करेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के बारे में। बिकॉज क्यों? देखो, स्क्वायर में भी कोइंसिडेंट होते हैं, ये भी कोइंसिडेंट होते हैं, ये भी कोइंसिडेंट होते हैं, और ये भी कोइंसिडेंट होते हैं। अब एक वन थिंग मोर, कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो कहां में, एंगल क्या होता है डायगोनल के बीच? 90 डिग्री। ऐसे ही रोम्बस में क्या होता है? 90 डिग्री। इधर कतई नहीं और इधर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आपने 2-3 चीज नहीं सीखी। क्या क्या पढ़ा हमने? स्क्वायर के लिए क्या पढ़ा? चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए हैं, डायगोनल इक्वल होने चाहिए, मिड पॉइंट कोइंसिडेंट करने चाहिए, और एंगल 90 होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अभी रोम्बस के लिए भैया चारों साइड बराबर होनी चाहिए, डायगोनल क्या करने चाहिए? कोइंसिडेंट करने चाहिए, डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए। डायगोनल इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऐसे ही रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होना चाहिए, और इधर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए बट डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक। बात यहां तक समझ आया? ठीक है। क्वेश्चन लें एक। अभी नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी तो मैं आपको फाइंड करना बताऊंगा कि अगर मैं आपको 4 पॉइंट दे दूं तो आप नेचर कैसे निकालोगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल। तो उसके लिए एक पूरी एल्गोरिथम है कि पहले क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, क्योंकि या तो आप साइड से निकालो या फिर मैं आपको जो मेथड बताऊंगा उससे आप निकालो, वो थोड़ा आसान मेथड है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, सर्कल का है थोड़ा, देखो। हाँ, अभी तो 2 और रह गए, काइट और ट्रेपेजियम, उनको भी पढ़ लेता है। तो 2 रह गए हैं, काइट और ट्रेपेजियम, उनके बारे में ही बताया था मैं आपको। ई पॉइंट ले लेते हैं काइट। काइट क्या होता है? पतंग। देखिए ऐसे, ठीक बात। अब इसमें मैंने नाम दे दिया जिससे सबका आंसर सेम आए, ABCD। अब काइट में क्या होती है? एडजेसेंट साइड ऑफ इक्वल होती है, मतलब ये किसके इक्वल होगी? इसके, और ये इक्वल होगी इसके, और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। बट लेकिन हम चारों पॉइंट से बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास, हम पढ़ते नहीं, क्योंकि इसके मिड पॉइंट कोइंसिडेंट नहीं करते, ठीक है। तो अब देखो क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड का मतलब AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू CD, एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल।
ये सब वही चीजें जो आपने पहले पढ़ी हैं पर यहां बाप बन गई हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे आती हैं। अब देखो आप, अब इसके बाद लास्ट बचता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बना लेते हैं एक। ये क्या है? ट्रेपेजियम है, नाम दे दूं इसको ABCD। तो एक बात बताओ, ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम में होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये दोनों हमारे कोई काम के नहीं है, बिकॉज इन पे कभी क्वेश्चन आते ही नहीं है और इन पे बनते भी नहीं है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि ये किसके पैरेलल होगा? इसके, बिकॉज आपको दिख ही रहा है कि ए बी पैरेलल है किसके? CD के। बस इसको यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है इफ अ सर्कल पासेस थ्रू if a circle passes through 9,3 7, -1 and 1, -1, find its पहला सेंटर, सेकंड, रेडियस। अब देखो बेटा, आप क्या बोल रहा है आपको कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं और वो किससे पास हो रहा है? सर्कल पास हो रहा है उनसे। तो बताओ कि इनके सेंटर क्या होंगे सर्कल के और इनका रेडियस क्या होगा। देखो, जब भी आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आपको पता ही है क्या करते हैं भाई, पहले ये पॉइंट लगाओ। 9,3 कहां होगा? 9 या मान ले 3, 9,3 ये रहा। 7, -1 तो 9 यहाँ है तो 7 इससे पहले होगा, -1 यहाँ होगा, 7, और 1, -1 तो यहाँ होगा 1, -1। इससे क्या पास हो रहा है? सर्कल। इससे क्या पास हो रहा है? सर्कल। ऐसा कोई सर्कल बना, यहां इसका सेंटर है, ये है H, K। सेंटर क्या माना हमने? H, K। अब बताओ मेरे को कि ये सेंटर है तो इससे ये और ये भी क्या होगी? रेडियस। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। और रेडियस क्या होती है? इक्वल। ठीक बात, यहां तक समझ आया आपको? जब रेडियस इक्वल होती है तो अब देखो, इनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इनके बीच लगाएंगे और इनके बीच लगाएंगे। तो पॉइंट की नेमिंग कर दूं, ये O, ये A, B और C। तो देखो, आपने सर्कल बनाया तो आपको क्या मिला? OA क्या है? रेडियस है। और OC भी क्या है? रेडियस है। और OB भी क्या है? रेडियस है। तो किन्हीं दो रेडियस को इक्वल करो। तो आपने क्या करा? OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। तो OA कितनी है? अंडर रूट H -1 का होल स्क्वायर प्लस K +1 का होल स्क्वायर। यही आ रहा है अंडर रूट। कितना आ रहा है? H -9 का होल स्क्वायर प्लस K -3 का होल स्क्वायर। ठीक बात। तो अभी स्क्वायर रूट क्या करा? स्क्वायर करा और कट गया तो कितना आ गया यहाँ पे? H² - 2H +1 प्लस K² प्लस का 2K +1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ रहा है? H² - 18H + 81 प्लस K² - 6K + 9। ठीक है, H² K² H² K² कट गए। ठीक है, अब माइनस का 2H प्लस का 18H कितना देगा? 16H। ठीक है, अभी क्या होता हो, प्लस का 2K और माइनस का 6K, तो इधर प्लस का 6K जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 8K इज इक्वल टू 1 और 1 2 और 81 में 81 और 9 कितने हो गए? 90। तो कितना आ गया इधर? 88। अब बताओ किससे कट जाएगा? ये 8 से कट जाएगा। तो 2H प्लस K
इज इक्वल टू 11। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब आपने देखा कि भैया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी कर दिया, अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कर देता हूं। ठीक बात। तो ओ ए कितनी है, वही अंडर रूट एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया, एच माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर, यही आ गया। दोनों साइड स्क्वायर करा और ओपन करा, एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन प्लस के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब कितना आएगा, माइनस का 14h प्लस 49 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस, ठीक बात। अब देखो के स्क्वायर प्लस 2k तो पूरी टर्म कट गई एक साथ। अब कितना बचा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, माइनस का 14 इधर आएगा तो कितना आ गया 12h और प्लस का 1 और इधर चला गया तो ये 48। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। h की वैल्यू 4 यहां रखो तो 2 इंटू 4 प्लस के इज इक्वल टू 11। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो सेंटर कितना आ गया h कॉमा के था तो कितना आ गया 4 कॉमा 3। अब रेडियस कितनी हुई, रेडियस निकाल लो। रेडियस क्या हो गई, ये कितना आ गया, ये आ गया 4 कॉमा 3। ठीक है, अब 4 कॉमा 3 तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई अंडर रूट, भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना देगा 5। तो रेडियस हो गई 5 और सेंटर हो गया कितना 4,3। ठीक है, लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है अगला, अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, a triangle with vertices 4, 0, -1, -1 and 3, 5 is, अब आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ही सुनना। आइसोसेल्स विद राइट एंगल, आइसोसेल्स विद राइट एंगल। बी ऑप्शन है isosceles but not right angled, isosceles but not right angled। ठीक है, सी ऑप्शन क्या दे रखा है, सी दे रखा है राइट एंगल्ड बट नॉट आइसोसेल्स, राइट एंगल्ड बट नॉट आइसोसेल्स। और फोर्थ ऑप्शन है डी, neither right angle nor isosceles। अब देखो ये क्वेश्चन आया AIEEE 2002, AIEEE का मतलब जेईई मेन। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ही तो देखने थे। तो सबसे पहला काम किया कि हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी और सी। ए क्या है 4, 0, बी क्या है -1, -1 और सी क्या है 3, 5। तो सबसे पहला काम ट्राइंगल देख के मैंने आपको यही बताया कि ए बी बी सी और सी ए निकालो। अब ए बी कितनी है, ए बी देखो अंडर रूट 4 माइनस ऑफ -1 का मतलब 5 का होल स्क्वायर कितना 25 प्लस 0 -1 मतलब 0 माइनस ऑफ -1 कितना +1 का होल स्क्वायर मतलब 1। तो ये आ गया अंडर रूट 26। अब बी सी निकालो, बी सी क्या देगी ये 3 माइनस ऑफ -1 मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 5 माइनस ऑफ -1 कितना आ गया 6 का होल स्क्वायर 36। ये देगा अंडर रूट 52। सी ए देखो 4 - 3 का होल स्क्वायर 1
प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 अंडर रूट 26। दो साइड सेम देखी, मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी ए, तो आइसोसेल्स तो है ही, आइसोसेल्स तो है ही। ठीक है, अब देखो देखो कुछ दिख रहा है, अगर इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं और इन दोनों का सम कर दूं तो इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देखो कैसे, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी सी का स्क्वायर। क्यों, देखो रूट 26 का स्क्वायर प्लस रूट 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 52 का स्क्वायर। क्यों, ये कितना हो गया, 26 प्लस 26 इज इक्वल टू 52। अब कोई बता पाएगा कि राइट एंगल कहां पर है, दोनों में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है, ए, तो कहां पर है, राइट एंगल्ड एट। बात समझ में आई बच्चों यहां तक? ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है अगर थोड़ा सा हम ध्यान लगाएं चैप्टर में। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूं, अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान दो और चैप्टर पढ़ते चलो, डेली का डेली पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे 2 लेक्चर एक साथ देखोगे तो आपके साथ हालत खराब होगी, क्योंकि मेरा लेक्चर लेंदी होता है। ठीक है, डेली का डेली देखोगे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और अभी तक बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, मैं ज़्यादा आपको क्वेश्चन इस वजह से नहीं कराए क्योंकि अभी मेरा पोर्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा कब कराऊंगा, जब मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का नेचर निकालने का पोर्शन पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको स्लोप पे भी लेके जाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, और होमवर्क मैं भिजवा दूंगा, आज कुछ कुछ क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, पहले मैं देखता हूं कि आप अपने दिमाग से कैसा करते हो, फिर मैं वो ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।